हेलो। कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं, सुने ध्यान से। आपके हमारा जो अतीत है, इसके 2 चैप्टर हो चुके थे। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। अभी तीसरा चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो ये अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े शहरों पे कब्जा किया था पहले। अब गांव तक उनकी पहुंच कब्जा कैसे हो, उसमें बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी दीवान बन जाती है। अब कंपनी को दीवानी मिल जाती है। दीवानी मिलने का मतलब क्या है? कंपनी बंगाल और बिहार, उड़ीसा, इनमें लगान वसूल करने का इसको अधिकार मिल जाता है। तो एक ऐसे घटना घटी, देखो। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया, यानी बना दिया। इम्पोर्टेंट लाइन है, 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। यानी इस बात का पूरा संभावना है कि हमारे जो भारतीय लोग थे, कुछ तो वे और कुछ अंग्रेज़ों के बीच में ये घटना घटी होगी रॉबर्ट क्लाइव के दरबार में। लेकिन ऊपर जो चित्र दिया गया है, इसमें इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि ये बाद की बात है। ये घटना पहले घट चुकी थी, बाद में इसको इम्प्रेसिव तरीके से दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का काम दिया था। यानी ये बाद में पेंटर होते हैं जो अंग्रेज़ों के चापलूस होते हैं, उस चित्रकार ने ये चित्र बनाया था। इसमें इसको भव्य रूप से दिखाया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से ये जो घटना है, ये थोड़े से अंग्रेज और हमारे हिंदुस्तानी जो थे उनकी मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के दरबार में घटी थी। तो बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने से अंग्रेज़ों के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई थी। इनको घटना थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, घटना थी ये इनके जीवन में। क्योंकि इससे पूरे बंगाल बहुत बड़ा स्टेट था अभी उस टाइम में। बंगाल से बंगाल के जो भी किसान थे, उनसे लगान वसूल करने का अधिकार इनको मिल गया था। दीवानी का मतलब ये है। और ये दिखाया गया 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए। यानी वही दिखा रखा है सारा का सारा 1765 में। कब? 12 अगस्त 1765 को घटना घटी थी। तो अंग्रेज़ों की इससे बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। यानी दीवानी मिल जाने से कंपनी को ये फ़ायदा हुआ कि जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, वहाँ उस जहाँ भी कब्जा था वहाँ के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। ये है, यानी पैसों का लेन देन का मुख्य अधिकारी कंपनी थी। अब उसे अपने ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। यानी अपनी आमदनी किस तरह बढ़ाई जाए, शासन चलाने के लिए हमें क्या क्या और नई चीज़ें करनी चाहिए, इसके लिए उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि यह अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते और बेचती रहे। यानी व्यापार करने के लिए आई थी ये कंपनी, और व्यापारी ही ये बनी रहे ताकि वह अपनी ज़रूरत की जो वस्तुएं थी उनको खरीद और बेचती चली रहे, और साथ साथ अपना विस्तार भी करती रहे। दोनों चीज़ों का इसको ध्यान रखना था। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आ गया कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी अपने शांत रखना था, यानी उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में रहने वाले लोग थे, जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे। यानी गांव के
सरपंच कह ले या मुख्य आदमी कह लीजिए, तो ये सारे के सारे उन पर अब कंट्रोल करना चाहती थी कंपनी, और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, यानी ये गांव के किसी न किसी, चाहे सरपंच हो चाहे मेंबर हो या और कोई पद हो, उस पर रह चुके थे ये, और उनका गांव में काफ़ी सम्मान भी था। उन्हें नियंत्रित करने बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता था। अब यह काम कैसे हो, इस काम में कैसे तरक्की करेंगे कंपनी, तो इस काम को करने के लिए ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया जाए, आय के संसाधन कैसे जुटाए जाएं, आय कैसे बढ़ाई जाए हमारी, तो हम जो फसल चाहते हैं वही ये सारे भारतवासी बोए, वो कैसे सिद्ध किया इन्होंने, वो देखिए। अब कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी कंपनी। कंपनी अपने लिए भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। यानी कंपनी किसानों से लगान तो चाहती थी, लेकिन उसको कैलकुलेशन, आकलन का मतलब कैलकुलेशन, गणना और वसूली की कोई सिस्टमेटिक ढंग से कोई तकनीक नहीं थी, और इसको लागू करने में भी कंपनी हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का जो मूल्य है दुगना हो चुका था। एक कंपनी जिन चीज़ों को खरीदती थी उनका मूल्य डबल हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। यानी कंपनी अपने द्वारा खरीदी गई चीज़ों का मूल्य चुकाने के लिए ब्रिटेन से सोना मंगवाती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदते थे। लेकिन अब बंगाल में जो राजस्व इकट्ठा हुआ है, बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। तो एक तो ये फ़ायदा होगा, सोने का जो आयात था वो बंद हो गया। अब दूसरी चीज़, जल्दी ही यह सबको पता चल गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारोबारी गांव छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत मिलती थी, अपने जो सामान बनाते हैं उनकी कीमत कम मिलती थी। चीज़ें कंपनी को ज़बरदस्ती बेचनी पड़ती थी, वो भी सस्ते रेट्स पर। किसान अपना लगान चुका नहीं पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। खेती जो है चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये पर्सन है भी, बंगाल में अकाल कब पड़ा? 1770 में। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी ख़त्म हो गई। तो ये यहाँ तक ही पढ़ेंगे हम। इससे पहले एक चीज़ और है, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक सामाजिक हाट माने बाजार होता है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ा। ये जो बाज़ार दिखाया गया है, ये जब आर्थिक संकट आ गया बंगाल में, उस टाइम ये बाज़ार ऐसा नहीं रहा, इसकी स्थिति और ख़राब हो गई। तो ये साप्ताहिक हाट है, हफ्ते में एक बार लगता है। जैसे दिल्ली में अलग अलग जगह पर अलग अलग बाज़ार लगते हैं एक सप्ताह के अंदर। तो ये हमने आज यही पढ़ा है, कंपनी दीवान कब बनी, कंपनी को क्या क्या नुकसान, क्या फ़ायदा हुआ, और कंपनी क्या क्या संकट महसूस कर रही थी इसको। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना। बुक है तो बुक, और बुक नहीं है तो वीडियो ज़रूर देखना। थैंक्स।